ले जी 10th चैप्टर किंगडम एनिमेलिया। अब यहाँ डाइवर्सिटी आप लोग अगर से आप लोगों के जहनों से ये बात निकली होगी कि जो किंगडम डाइवर्सिटी है या किंगडम जो है जो भी होगा उसको स्टार्ट करने का तरीका जो है वो क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया हो और आपको याद हो वो पहला लेक्चर जो मैंने किंगडम प्लांटी का आप लोगों से शेयर किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको किंगडम्स में कैसे डिवाइड किए गए थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या बात की थी कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यूकैरियोट्स वही कैरेक्टर है जो प्लांट्स में भी है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर वंस अगेन वही कैरेक्टर है जो प्लांट्स में भी है, और ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो इवन फंगस में भी हैं, फंजाई में भी हैं, ठीक है। कोई फर्क जो है वो नहीं है इन दोनों कैरेक्टर्स में। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, कौन सी वो चीज है जो इनको डिफर कर रही है, वो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो है इंजेस्टिव। यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है असल में जिनका काम है फूड को बॉडी में लाकर ब्रेक करना, ब्रिंगिंग द फूड इन, या इसको आप कहते हैं इंजेस्टिंग द फूड, ब्रिंगिंग द फूड इन एंड देन ब्रेक इट। अब इसका एब्जॉर्प्शन से क्या फर्क है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एब्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी, फूड एब्जॉर्प्शन की, जरा रिवाइज कीजिएगा। क्या एब्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को? बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक करके फिर उसको बॉडी में लाना, ये एब्जॉर्प्शन है। और बॉडी में फूड को लाके मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में उसके बाद उसको ब्रेक करना, ये इंजेक्शन है, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हैं बेटा? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप कहते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन। हाँ भाई, ये वर्ड इससे पहले कहाँ पढ़ा था आपने? ये वर्ड इससे पहले आपने 12th चैप्टर में पढ़ा था जब आप न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब स्मार्ट सिलेबस में भी आपने पढ़ा है ये वर्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन एनिमल्स के फूड ऑब्टेन करने का तरीका है, यानी एनिमल्स फूड किस तरह ऑब्टेन करते हैं वो जो है उसको आप उसको कहा जाता है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। एक मिनट बच्चे रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं यार क्लास पढ़ा रहा हूँ ना इसकी। हाँ इस हाँ, मेरी क्लास पहली होती है। ओके। सो अब यहाँ पर जो है वो मैं ये बात कर रहा था कि बेसिकली हर वो ऑर्गेनिज्म जो ये काम कर रहा है यानी होलोजॉइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है वो एनिमल्स की कैटेगरी में आएगा। हाँ, अगर होलोजॉइक न्यूट्रिशन को जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे हैं तो उनको जो है वो आप किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखेंगे। फिर आप उसको किस किंगडम में रखते हैं? हाँ जी, किंगडम भी बताएं और एग्जाम्पल भी बताएं। पहले बताएं किंगडम। होलोजॉइक न्यूट्रिशन को अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो करें तो वो किस किंगडम में रखे जाएंगे? क्योंकि एनिमल होने के लिए फीचर जरूरी है मल्टी सेलुलर होना, एनिमल्स का मल्टी सेलुलर होना जरूरी है। तो अब होलोजॉइक न्यूट्रिशन लेकिन यूनिसेलुलर, कौन सा किंगडम सुटेबल होगा? किंगडम तो बताना था, किंगडम प्रोटिस्टा। आपने ठीक बताया, सब ग्रुप आपने बिल्कुल ठीक बताया है, सब ग्रुप है एनिमल प्रोटिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं प्रोटिस्टा में, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होलोजॉइक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, यानी इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, यानी फूड को ब्रेक करते हो बॉडी में लाके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर होंगे तो उनको आप रखेंगे प्रोटिस्टा, और सब ग्रुप होता है प्रोटोजोआ, उसमें आप उनको रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं तो उनके लिए फिर आप किंगडम रखते हैं, उनके लिए किंगडम होता है एनिमेलिया, ठीक है। तो ये है एक बड़ी ही एक जिसको आप कहते हैं ना कि बड़ा सिंपल तरीका है
फाइव किंगडम सिस्टम को समझने का, फाइव किंगडम सिस्टम के इसको आप कहते हैं उतार चढ़ाव समझने का एक तरीका अच्छा ये है कि आप जो है वो इस तरह से उनके बना लेते हैं कि अगर वो यूनिसेलुलर होंगे, जैसे प्लांट्स में है ना, प्लांट्स में अगर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो वो एल्गी होगा, और अगर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं तो वो किंगडम प्लांट ही होगा। ठीक है, ये इस तरह सीधी सीधी डिवीजन्स जो हैं वो हम बनाते हैं। अब याद रखिए ये जो किंगडम एनिमेलिया है ना, बहरहाल इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? किंगडम एनिमेलिया का ओरिजिन जो है वो प्रोटिस्टा है। ये जो प्रोटिस्ट है ना, प्रोटिस्टा भी नहीं लिखता, बल्कि मैं इसको जो है वो प्रोटोजोआ लिखता हूँ। प्रोटोजोआ जो किस किंगडम का हिस्सा था? प्रोटिस्टा का हिस्सा था। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है ना, इसी की आगे एवोल्यूशन होती है, तो उसके बाद क्या बनते हैं? एनिमल्स बनते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने 7वें चैप्टर में एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट पढ़े थे, एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट का दूसरा नाम प्रोटोजोआ है, जो आपने एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट 7वें चैप्टर में पढ़े थे, अब उन्हीं में एवोल्यूशन हो रही है, और एवोल्यूशन होकर मजीद ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलरिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बात यहाँ पर शुरू हो रही है वो ये है कि अब आप मल्टी सेलुलरिटी की तरफ जो है ना वो चीज को लेकर जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब जब एक दफा एवोल्यूशन हो गई प्रोटोजोआ से, तो उसके बाद जो मैप बना वो ये था। ये देखिए, ये जो है वो मैप है, जो कि अब आप एक तरह से इस चैप्टर का खुलासा ये है। ये जो मैप आपके सामने है ये इस चैप्टर का बेसिकली खुलासा है, और इस मैप से आपको ये पता लगेगा असल में कि ये जो जब एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन हो जाने के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब मल्टी सेलुलरिटी की तरफ आए, तो फिर इनमें जो है वो क्या चीज थी जो इनको इनमें आगे आगे फिर एवोल्यूशन होती गई, और आखिरकार ये वो ग्रुप है, ये वाला कॉर्डेटा, जिसमें जो है वो मौजूद हैं आपके जो जिनकी वर्टेब्रल कॉलम होती है, या इवन इसका एक सब ग्रुप होता है जिसको आप कहते हैं वर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टेब्रल कॉलम जो है वो प्रॉपरली मौजूद होती है वर्टिब्रेटा में। अब ये देखिए, यहां पर जो सीधी सी बात है वो ये है कि सबसे लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, यहां पर अब मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो जितना भी ये हाईएस्ट ग्रुप है इस वक्त आपके पास, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक ग्रोथ आ रही है ना ग्रुप्स में, ये किस लिहाज से आ रही है? इनमें लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कुछ ऐसे हैं कि जिनमें ऑर्गन है ही नहीं। अब आप यहां पर सोचेंगे कि एनिमल और ऑर्गन ना हो, जी ऐसा ही है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें जो इतने लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर कि उनमें ऑर्गन है ही नहीं। ठीक है, वो टिश्यू लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहां आप देखेंगे कि ये जो पोरीफेरा हैं इनमें कोई ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक दफा किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो आप एक दफा रिवर्स जाएंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। यानी इंडिविजुअल तो आप पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, आमतौर पे हम क्या सोचते हैं? इंडिविजुअल बड़ा सारा ऑर्गेनिज्म होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं जिनके ऑर्गन्स भी हैं, जिनके अंदर बड़े प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये बड़ी जो है ना वो हैरानी की बातें हैं। और किंगडम एनिमेलिया मतलब अकेला किंगडम एनिमेलिया, बाकियों को तो आप एक साइड पर रख दें। जो अकेला किंगडम एनिमेलिया है वो ही इस कदर वो यूनिक किस्म का जो है वो किंगडम है कि आप परेशान हो जाते हैं किंगडम एनिमेलिया को भी पढ़ के। तो ये इनमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नंबर 2, अच्छा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो चलो ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है कि इनके अंदर जो है वो बॉडी सिमिट्री एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं बॉडी सिमिट्री। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि बॉडी सिमिट्री क्या होती है। उस लिहाज से भी इनके अंदर एवोल्यूशन आती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे इनके अंदर जो है वो बॉडी पॉकेट्स, बॉडी के अंदर जो पॉकेट्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? बॉडी पॉकेट्स क्या होते हैं? ठीक है, वो असल में ये जो लेवल है इसके हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी में पॉकेट्स होते हैं। तो ये है। उसके बाद नंबर 4 फिर हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंसेस।
एक और अंदाज से, ये जो आपके सामने मैप बना हुआ है ना, इसमें एक और डिफरेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस है कि इन तमाम ऑर्गेनिज्म में जो एवोल्यूशन हुई है, तो एवोल्यूशन की बेस पे हम इनको किस तरह एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए कि ये हैं असल में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, कि आपने एक ग्रुप को दूसरे से डिस्टिंग्विश किया है, तो ये जो है वो कैसे आपने जो है वो इनको डिस्टिंक्ट कर दिया, डिस्टिंक्शन। ठीक है, कैसे एक दूसरे जो है वो ये अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि फिर आ जाता है कि उनमें ऑर्गन्स में स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, आखिरकार फिर ये एंड पे बात आती है कि वो ऑर्गेनिज्म कितना स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ हाँ एक और अंदाज में देखें, आप जो है इन सारे कैरेक्टर्स की बेस पे इन सबको अलग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं भूल सकते, और वो क्या है कि आप एवोल्यूशन को नहीं भूल सकते। अगर इनमें से कोई एक चीज जो है वो आप इग्नोर कर दें, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि ये मैप थोड़ी बहुत एवोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर किंगडम एनिमेलिया समझ आना बहुत मुश्किल है। किंगडम एनिमेलिया के लिए आपको एवोल्यूशन जो है वो भी थोड़ी बहुत ज़हन में रखनी होती है। सो दिस इज ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट सिस्टमैटिक। याद रखिए, सिस्टमैटिक्स के बारे में आपको पता है कि सिस्टमैटिक्स था कि वो आपको एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन साथ साथ बताती थी, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है। ये जो मैप है ना, ये एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन साथ साथ नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, हम साथ साथ एवोल्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, ये नॉन सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, यानी ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। जो असल में किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन है, ये वो नहीं है। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह उसको किसी और दिन पे जो है वो देखेंगे कि ये क्या जो है वो होता है। देखिए, याद रखिए, सबसे अनस्पेशलाइज्ड ग्रुप जो है वो पैराजोआ है, जिसके अंदर मुश्किल से टिश्यूज मौजूद हैं, ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आप इनसे सेपरेट होते हैं तो जितने तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, वो ये अब आ जाते हैं यू मेटाजोआ में। ठीक है, जो आप लोगों के बुक के ऊपर ग्राफ है, उसको अगर आप सामने भी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये यू मेटाजोआ में आ जाते हैं। उसके बाद फिर यू मेटाजोआ के बाद अब आपके सामने दो डिवीजन आती हैं। ये कौन सी डिवीजन है बेटा? ये जो दो डिवीजन आपके सामने आई हैं, असल में ये बॉडी सिमिट्री की डिवीजन है। बॉडी सिमिट्री, बॉडी सिमिट्री क्या होता है? बॉडी सिमिट्री होता है, यूं कह लीजिए कि मिरर शेप्स इन बॉडी। मिरर शेप्स इन बॉडी, मिरर शेप से क्या मुराद है कि आप बॉडी को जिस एंगल से कट करें, तो जो बॉडी कट हो उसका एक हिस्सा दूसरे का बिल्कुल मिरर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे सामने ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको आप क्या कहते हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके सामने, इसको आप नाम देते हैं सी अर्चिन। ये सी अर्चिन है। ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से जो है वो कांटेदार किस्म की चीज होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसका माउस इधर होता है, ये इसका माउस होता है, और यहीं से फूड जो है वो आता भी है, और यहीं से वेस्ट जो है वो बाहर भी निकलती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप चाहे इस एंगल से कट करेंगे, चाहे इस एंगल से कट करेंगे, ये क्या होगा, ये इसकी हर शेप क्या बनाएगी, दूसरे का मिरर होगी। ठीक है, यानी अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे कट करते हैं, तब भी जो बॉडी के दो हिस्से बनेंगे वो क्या होंगे, वो मिरर शेप्ड होंगे। और अगर आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग कट करते हैं, तब भी इसकी बॉडी के जो दोनों पार्ट्स होंगे वो मिरर होंगे। यानी अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो बॉडी शेप है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, उसको आप कहते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब होता है सर्कुलर, यानी ऐसी शेप, जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बताता हूं, हाँ, जस्ट लाइक ऑरेंज, लेमन। ऑरेंज और लेमन को आप जिस भी डायरेक्शन से काटते हैं, जैसे वो होता है जापानी फल, कभी अगर आपने खाया हो, जिसको चीकू भी कहते हैं, ठीक है, एप्पल, आप जिस साइड से भी कट करेंगे वो दोनों एक दूसरे का मिरर होंगे। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री जब होती है बॉडी की,
तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि ये जो है ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री है, और इसको जो है वो आप ग्रेड कहते हैं, ग्रेड रेडिएटा। जरा गौर कीजिए, यहां पर जो है वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर जरा अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां वर्ड लिखा हुआ है रेडिएटा, रेडिएटा। ये जो ग्रुप है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रेडियल सिमेट्री होगी, यानी जब आप उनको जो है वो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो 180 डिग्री वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, 180 180, ठीक है, 360 डिग्री वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी बॉडी की, तो उसको आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री, यानी रेडिएटा, ग्रेड रेडिएटा में आप उसको क्लासिफाई करेंगे। आगे आ जाइए, बायलेटरल, दूसरी जो ग्रेड है ना आपका, जो वहां पर जो उसी चार्ट में जो दूसरा बना हुआ है, यानी एक एक तरह के ऑर्गेनिज्म तो हमने देख लिया ना, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर होगी, 360 होगी, वो तो रेडिएटा में आएंगे। दूसरी टाइप के आएंगे जिनको आप कहते हैं बायलेटरिया। अब ये बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री ये है कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऐसी शेप में कट करें कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक ही एंगल से मिरर शेप में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है, और इसके यहाँ पर 2 आई स्पॉट्स भी होते हैं। अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इफ यू कट दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हियर और हियर, देन इट वुड नेवर बी अ मिरर शेप ऑफ द अदर। लेकिन अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी डिवीजन देते हैं जिसमें आप इस ऑर्गेनिज्म को अलोंग द वाई एक्सिस कट करते हैं, then these both shape would be a mirror appearance or would have a mirror appearance of each other। तो जब आपके पास एक ही एक्सिस हो, सिंगल एक्सिस में मिरर शेप आए, वहां पर डबल एक्सिस है, ठीक है, जब आपके पास सिंगल एक्सिस में मिरर शेप आएगी तो आप उसको क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि उसके पास बायलेटरल सिमेट्री है, और वो ग्रेड क्या कहलाता है, वो ग्रेड कहलाता है ग्रेड बायलेट्रिया। तो आप अगर किंगडम एनिमेलिया में झांकते हैं तो आपको पता ये लगता है बेटा कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रेड रेडिएटा में आते हैं, और उससे भी जो है 10 गुना ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रेड बायलेट्रिया में आते हैं, यानी जिनको एक एक्सिस से काटेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो मिरर शेप में जो है वो डिवाइड होगी। तो बहुत बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बायलेट्रिया में, बल्कि मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूँ, कम ऐसे हैं जो रेडिएटा में, कम है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आप गौर कीजिए कि एक चीज पे, ये जो पहला ग्रुप है पोरीफेरा, पोरीफेरा ना रेडिएटा में आ रहा है ना बायलेट्रिया में आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मिटा कर दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिएगा, अब ये पोरीफेरा ना तो आ रहा है रेडिएटा में ना बायलेट्रिया में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑर्गेनिज्म अनसिमेट्रिकल होते हैं, इसके ऑर्गेनिज्म अनसिमेट्रिकल होते हैं। जरा गौर कीजिए, यहां पर यूमेटाजोआ और पैराजोआ में जो डिफरेंस आया वो किसका आया यहां? अब जरा सारी बात करने के बाद अब मैं आखिरी बात आपको समझाता हूं। ये इन तीनों में जो आपस में डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है बेटा? वो आ रहा है सिमेट्री का। अगर ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री है तो वो रेडिएटा या बायलेट्रिया होगी, और उस ऑर्गेनिज्म को पोरीफेरा में नहीं रखा जाएगा बल्कि रेडिएटा और बायलेट्रिया में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म अनसिमेट्रिकल है तो उसको आप पोरीफेरा में रख देंगे। हाँ, बाकी चीजें भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेड के एतबार से देखेंगे तो अगर उसकी सिमेट्री नहीं है तो ना आप उसको रेडिएटा में रख सकते हैं ना आप उसको बायलेट्रिया में रख सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो रेडिएटा और बायलेट्रिया है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। जैसे ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा जो हैं वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होते, ग्रेड ब्रायोफाइटा और ग्रेड ट्रेक्योफाइटा ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होते। ये आप लोगों ने मेरा 9th चैप्टर पूरा नहीं असल में ना वो अटेंड किया, जो मेरा यूट्यूब वाला है ना, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो उसमें मैंने ये बात क्लियर की हुई है कि ग्रेड्स हमारी प्रॉपर टेक्सोनॉमी की टर्म नहीं है। जो ग्रेड्स होते हैं ना वो एक रैंडम सी टर्म है जिसमें किसी भी एक कॉमन फीचर की बुनियाद पे हम 2 ऑर्गेनिजम्स को अलग कर देते हैं। कोई भी एक कॉमन फीचर है, ठीक है, उसकी बुनियाद पे हम 2 ऑर्गेनिजम्स को अलग करते हैं। तो जो ग्रेड है
वो नॉन टेक्सोनोमिक टर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि भाई इनको हम अलहदा जो है वो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ये हरगिज जो है वो प्रॉपर टेक्सोनोमिक टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे आइए। आगे आपको नजर आ रही है रेडिएटा की जो आगे एक और टर्म नजर आ रही है, सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। अब ये जो तीनों हैं, ये वंस अगेन, अब मैं आपको बता दूं कि वंस अगेन ये तीनों टर्म्स जो हैं ये नॉन टेक्सोनोमिक है। ये भी हमारी क्लासिफिकेशन में यूज नहीं होती। ये तीनों टर्म्स ये हमारी क्लासिफिकेशन में यूज नहीं होती। ये किसी भी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ हमने अपने इस चैप्टर में थोड़ी बहुत डिवीजन के लिए, समझाने के लिए कि असल में ये जो ग्रेड और ये जो है ना, ये जो सिलोम्स है, ये असल में आपको क्या समझाया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन में ये सब कुछ भी कंसिडर होता है। हम क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं, आमतौर पे क्लासिफिकेशन किस लिहाज से होती है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के हिसाब से होती है। ठीक है, अब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस तो ठीक है, हम सीधा एक कह दिया जी, अच्छा क्लासिफिकेशन क्यों होती है, कैसे होती है जी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये सब कुछ कंसिडर होता है, लेकिन आप अगर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की टर्म्स देखें तो ना उसमें ग्रेड आता है, ना उसमें सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स आते हैं, बल्कि आगे की भी एक और दो तीन और टर्म्स हैं वो भी नहीं आती। तो बेसिकली ये बात समझने की है बच्चे कि क्लासिफिकेशन इस तरह भी होती है, बल्कि क्लासिफिकेशन में ये चीजें भी कंसिडर की जाती हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी में टिश्यूज कितने हैं, बॉडी किस तरह की है, ये सारा कुछ कंसिडर करके आखिरकार क्लासिफिकेशन को फाइनल किया जाता है। तो अब आइए एक और चीज जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूं। ये चीज शेयर करने के बाद इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को ये जो सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स वगैरह हैं ये समझाऊंगा। बेटा सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स वगैरह को समझने से पहले एक और टर्म समझना जरूरी है। याद रखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब ये बड़ी अजीब सी टर्म है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो तो हो गया टू, ब्लास्टिक का मतलब है एम्ब्रियोनिक लेयर्स। याद रखिए, ब्लास्ट का वर्ड जब भी बायो में आएगा ना, बायो में जब भी ब्लास्ट का वर्ड आएगा, वो जगह रेफर कर रही होगी एम्ब्रियो को। यानी याद रखिए, जब भी ब्लास्ट ये वर्ड बायो में आएगा, इसका मतलब है वो चीज रेफर कर रही है एम्ब्रियो को। और आप आजमा लीजिए, जहां मर्जी यूज कर ले आप। ठीक है, ये शायद आपको जो है वो कोई इस तरह से ना बता सके, क्योंकि ये एक वो कहते हैं ना कि ये मेरी अपनी डिस्कवरी है, ये मेरा अपना तजर्बा है। ये बेसिकली कहीं पर भी आपको शायद लिखा हुआ उस तरह से ना मिले, शायद अब गूगल पे आ गया हो, लेकिन ये है कि ये मेरा अपना तजर्बा है और मैं हमेशा इसमें कामयाब हूँ। जहां ब्लास्ट का वर्ड होगा वहां पर जो है वो एम्ब्रियो रेफर हो रहा होगा। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्ट का मतलब है असल में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, देखिए सबसे पहले जनाब स्पर्म प्लस एग, ये दोनों जो हैं ये फ्यूज होते हैं, और दोनों फ्यूज होकर ब्लास्टूला भी, जी ब्लास्टूला भी, ब्लास्टूला का वर्ड जो है वो एम्ब्रियो को रेफर कर रहा है। एम्ब्रियो की एक खास शेप होती है जिसको ब्लास्टूला कहते हैं। सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। अच्छा जी, देखिएगा कि स्पर्म, एग, इनसे बना जाइगोट, सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस हुई, इससे बन गया एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो एम्ब्रियो में ना माइग्रेशन ऑफ सेल्स होती है, माइग्रेशन ऑफ सेल्स, या आप यूं कह लीजिए माइग्रेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ये मैं क्यों वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने ब्लास्ट का मतलब आपको समझाया है ना। तो माइग्रेशन ऑफ ब्लास्टोमियर का क्या मतलब होता है? ब्लास्टोमियर असल में नाम कहते हैं आप एम्ब्रियोनिक सेल्स को। एम्ब्रियोनिक सेल्स को सेल नहीं कहते, एम्ब्रियोनिक सेल को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब स्पर्म और एग जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में ना ब्लास्टोमियर्स की माइग्रेशन होती है, यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स की माइग्रेशन होती है। होता कुछ यूं है कि अगर ये है एग, ठीक है, और ये इसकी जो है वो योक है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर सेल्स दो
अपने आप को ना लेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 या 3 लेयर्स में। जो ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोमियर्स की 2 लेयर बनाएगा ना, डबल लेयर बनाएगा, जो ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोमियर की डबल लेयर बनाएगा एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर, समझ आ रही है? एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म 2 लेयर्स बनाएगा उसको आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जिस ऑर्गेनिज्म के ब्लास्टोमियर 3 लेयर्स बनाएंगे, यानी 1, फिर 2, यहां पर दूसरी लेयर, और फिर यहां तीसरी लेयर। जब जिस भी एम्ब्रियो में सेल डिवाइड हो, ब्लास्टोमियर्स डिवाइड हो और वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाएं, उसको आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। और जब आप जो है वो एक एम्ब्रियो में ब्लास्टोमियर अपने आप को ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने से पहले 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और जब वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने से पहले एम्ब्रियोनिक सेल अपने आप को डबल लेयर में डिवाइड करते हैं, तो उस ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। याद रखिए, ये अब टर्म्स कल बहुत ज्यादा यूज होनी है, ये वाली, और इन्हीं दोनों से आगे रिलेट करते हैं वो एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ये जो है वो इन्हीं से रेफर जो है वो करते हैं, इन्हीं से असल में जो है वो करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। बेटा, जो डिप्लोब्लास्टिक में जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको आप कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर। सबसे अंदर की लेयर होती है उसको आप कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सबसे बाहर की लेयर होती है उसको आप कहते हैं एक्टोडर्म। सबसे अंदर की लेयर को वही नाम देते हैं एंडोडर्म। और जो दरमियान की लेयर होती है उसको आप नाम देते हैं मीजोडर्म। और अब यहां पे आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मीजोडर्म का खास ताल्लुक है, ये जो 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, एसिलोमेट, सिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स, जो 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, इनका खास ताल्लुक असल में मीजोडर्म के साथ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको एक्टो, मीजो, एंडो का पता है तभी आप अगले लेवल पर पढ़ सकेंगे ना एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट्स का। तो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एम्ब्रियोनिक लेवल पे ऑर्गन्स बनाने से पहले 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो सेल्स की, तो वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन्स बनाने से पहले एम्ब्रियो 3 सेलुलर लेयर्स में कन्वर्ट हो, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीसरी लेयर का नाम मीजोडर्म है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो इसको कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज।